हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेंज ट्रेडिंग की। जब हमें रेंज ट्रेडिंग पे ट्रेड करना होता है तो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द रेंज या साइडवेज किसे कहा जाता है। आपने काफी बार सुना होगा कि मोर देन 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है और 30% टाइम वो किसी ट्रेंड में रहती है, एक तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर। जब ये मार्केट साइडवेज रहती है 70% ऑफ द टाइम, तो इसको ट्रेड कैसे किए करें, इसकी बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो रेंज होता क्या है। रेंज इज नथिंग बट जब मार्केट एक स्पेसिफिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करती है, तब हम लोग उसे कहते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट हो चुकी है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, और उसके बाद चार्ट्स पे एग्जांपल भी देखेंगे। जब कोई भी स्टॉक बार बार एक सपोर्ट से वो पुल बैक लेता है, यू टर्न लेता है, इसका मतलब क्या है। कोई भी स्टॉक जब नीचे आ रहा है तो वो काफी रेड बियरिश कैंडल बनाते हुए आता है, लेकिन वो क्या करता है, एक सपोर्ट पॉइंट पे आने के बाद, ये सपोर्ट पॉइंट हिस्टोरिकल हो सकता है, मतलब प्रीवियस मार्केट का कोई सपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल राउंड फिगर नंबर हो सकता है। ऊपर से गिरते वक्त स्टॉक यहाँ पे तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक और नीचे गिरने की जगह वही स्टॉक पुल बैक लेके यू टर्न लेता है। अब देखो, ये जो यू टर्न होता है इसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बट किन केसेस में ट्रेड करना है इसकी बात करेंगे, क्योंकि हर एक ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं मार्केट आवर्स में। हमें स्पेसिफिक ट्रेड चाहिए होते हैं जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करें। पहले तो बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा स्टॉक है जो नीचे गिर रहा है, तो वो किस तरीके से सपोर्ट लेगा तो ट्रेड करना है। देखिए, पुल बैक का मतलब क्या होता है, आपके सपोर्ट से स्टॉक ने यू टर्न ले लेना। वही रेजिस्टेंस से भी काफी बार स्टॉक नीचे, ऊपर जाने वाले स्टॉक्स नीचे चले आते हैं, उसको भी हम लोग बेयरिश पुल बैक ही कहते हैं। तो ये याद रखना, जब हम लोग ट्रेड करते हैं और स्टॉक किसी स्पेसिफिक सपोर्ट या फिर किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे चला जाता है, कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस पे चला गया, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट होने की जगह उसने पुल बैक ले लिया, तो दिस इज अ कॉल एज एन पुल बैक लेना। काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट जब ऐसे रेंज में फंस जाती है, तो हमारे पास एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो उस ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी का हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर आपको पता है कि स्टॉक वन और टू टाइम सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक यहां से नीचे आया। देखिए, जब स्टॉक नीचे आया था तो उसने पहले सपोर्ट से पुल बैक लिया, लेकिन ये पुल बैक हमें पता नहीं होता है जो फर्स्ट लिया जाता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या फिर एज ना कंफर्मेशन मान के चलते हैं। हम लोग इस फर्स्ट पॉइंट को नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें अभी तक कंफर्म नहीं है स्टॉक ऊपर कहां तक जाएगा। देखिए, लाइव चार्ट में आप जब देखोगे तो आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज मिलेंगे विद इन अ सपोर्ट एंड विद इन अ रेजिस्टेंस पॉइंट, कि यहां से स्टॉक ऊपर गया, दोबारा नीचे आएगा, तो इन दो पॉइंटर्स को कहा जाता है इक्वल लो पॉइंट्स। जब ये दोबारा नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। याद रखना, ये हमारा पहला लेवल था जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ रिटेस्ट देखा था। ये हमारा दूसरा लेवल था जिसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। जब तक स्टॉक रेंज के अंदर है तब तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसी के अंदर सपोर्ट पे बाय करना। देखिए, जनरली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसे होता है कि सपोर्ट पे जब हम लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे एसएल हंटिंग भी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और वहीं से दोबारा हमारे ट्रेड का एसएल हिट करके ऊपर चला जाता है। या फिर जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस से भी सेल करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक ऊपर चला जाता है, और वही ब्रेकआउट से हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं हमारा एसएल लेने के बाद। अब ये जो होता है, याद रखना, जब रेजिस्टेंस से आप सेल कर रहे हो इंट्राडे के अंदर, या जब भी आप ऑप्शंस कर रहे हो उसके अंदर, अगर आप सेल कर रहे हो इंट्राडे के अंदर, तो आपको काफी सारे कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। जब आप रेंज की बात करोगे, रेंज के अंदर ट्रेड करने की बात होगी, तो पहला पॉइंट तो हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट टच होगा जब हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारे लिए एज एन कंफर्मेशन होगा।
नॉट अ ट्रेडिंग पॉइंट, याद रखना। दिस इज अ पॉइंट जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड टच होगा उस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड क्या डायरेक्टली करना है, जब आप सपोर्ट पे यहाँ पे सेकंड टच पे बाय करोगे, देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। और जब हम लोग एंट्री पॉइंट के अंदर जा रहे हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, हाई फ्रीक्वेंसी कैंडल बनी या अच्छी कैंडल्स बनी। याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी या हाईली बुलिश कैंडल्स बनी यहाँ पे। अगर यहाँ पे हाईली बुलिश कैंडल नहीं है, ओके, हाईली बुलिश कैंडल या फिर हाई फ्रीक्वेंसी कैंडल्स भी नहीं है तो भी चलेगा, बट वहां पे होनी चाहिए एक रिजेक्शन की कैंडल। कौन सी होनी चाहिए, रिजेक्शन की कैंडल, जो बताए कि यहाँ से सपोर्ट पे बायर्स आए थे। कौन से कैंडल्स होते, स्पिनर हो, लॉन्ग लेगेड डोजीज हो, हैमर हो, ये तीन कैंडल जो होते हैं उन्हें रिजेक्शन कैंडल्स कहा जाता है। अगर वो सपोर्ट पे बनते हैं तो हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो बताता है कि बायर्स यहाँ पे आए हैं और सेलर्स को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन अगर यही कैंडल्स आपकी स्पिनर कैंडल, हैमर कैंडल या डोजी पैटर्न जिसमें लॉन्ग लेगेड डोजी ज्यादा कंसिडर किया जाता है, अगर वो रेजिस्टेंस के पास बनते हैं तो फिर हम लोग उसके ऊपर सेल करते हैं। याद रखना, उनकी बनने की पोजीशन मैटर करती है, वो बन कहाँ पे रही ये मैटर नहीं करता है। अगर यहाँ पे आपको सेकेंड टच पे ये वाले कैंडल्स मिलेंगे, फर्स्ट टच हमारा कंफर्मेशन था यहाँ पे भी सेलिंग के लिए, लेकिन हमारा सेकेंड टच जो होगा हमारा सेल का एंट्री रहेगा। यहाँ पे भी हाईली बेयरिश कैंडल्स बने, या फिर आपको देखने हैं कि यहाँ पे बने आपके रिजेक्शन कैंडल, बेरिश या फिर रिजेक्शन के कैंडल्स यहाँ पे बनने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या वॉल्यूम कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यस, अगर आप वॉल्यूम कंफर्मेशन ले रहे हो दैट इज अ वेल एंड गुड। आपको यहाँ पे ये भी देखना है क्या यहाँ पे रिजेक्ट होते वक्त सेलर्स का वॉल्यूम हाई है। अगर सेलर्स का वॉल्यूम हाई है तो वहां से बाइंग आपकी, सॉरी सेलिंग यहाँ से ज्यादा ट्रिगर्ड होगी, जैसे आज की मार्केट में हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे बैंक निफ्टी मॉर्निंग में काफी साइडवेज थी, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट में कोई भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं था। आप बाद में बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं लाइव प्राइसेस नहीं दिखा सकती, आई एम यूजिंग ओल्डर डेटा। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में सेलर्स काफी ज्यादा थे, मार्केट पहले साइडवेज हो गई और उसके बाद उसने गिरना स्टार्ट किया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि काफी बार मार्केट सपोर्ट पे बायर्स ज्यादा हो। जनरली अगर ऑप्शंस के अंदर हम लोग बात करते हैं तो पुट ओआई डेटा वाले लोगों को चेक करते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे सेलिंग के अंदर ऑप्शंस देखते हैं तो वहां पे हम लोग कॉल ओआई डेटा वाले लोगों को देखते हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो ये याद रखना, अगर हमारे पास सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो हम लोग सेल करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ये भी देखना है, अगर आपको साइडवेज रेंज नहीं पता चल रही है कि कहाँ पे एंटर करूं, पहले ट्राई करना कि वो स्टॉक जो आपका साइडवेज रेंज का है वो थोड़ा सा, अगर रिजेक्शन की कैंडल पता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाके जब वो दोबारा नीचे आएगा ना तब एंट्री लेना। इसे कहा जाता है रिटेस्ट की एंट्री। दिस इज अ कॉल रिटेस्ट की एंट्री, कि थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर गया था और उसके बाद ये आपका नीचे आया, एंट्री आपकी देखिए अच्छा पैटर्न बना, आपने एंट्री भी कर ली। अब ये एंट्री करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो कैंडल बनी है आपको तुरंत उसके ऊपर एंट्री नहीं करनी है। अगर आप इस कैंडल के ऊपर तुरंत बाइंग की एंट्री करोगे तो याद रखना यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री कर नहीं करने वाले हो। इसके बाद की कैंडल क्या प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस कर रही है, याद रखना बीच में एंटर नहीं करना है। एक तो सेकेंड कैंडल का हाई टूटने के बाद, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट कैंडल का हाई टूटने के बाद एंटर करो मार्केट में, या फिर आप यहाँ पे एग्जैक्टली इसके क्लोजिंग पे एंटर करो, उसके बाद एंटर नहीं करना है।
बीच में। अगर आप बीच में एंटर करते हो तो काफी बार साइडवेज मार्केट में मिडल ऑफ द मार्केट रिवर्ट हो जाती है। वही अगर आपको सेल करना है तो याद रखना, सेलिंग में रिजेक्शन के कैंडल्स हो। मैं सेलिंग के कैंडल्स की भी बात करती हूँ। बेयरिश रिजेक्शन की फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने दो एंड सेकेंड कैंडल पे एंटर करो। आपकी जो फर्स्ट कैंडल है उसका वीक ही आपका स्टॉप लॉस रहेगी। आपका एसएल क्या होगा? फर्स्ट कैंडल का जो लो होगा, जिसपे आपने कंफर्मेशन लिया था, वही सेलिंग के लिए आप देखोगे कि जो सेलर्स की कैंडल बनी है उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा जब आप सेल कर रहे हो। तो ये याद रखना, आपको एंट्री, एग्जिट एंड एसएल। एग्जिट कहां पे करना है? एसएल तो पता चला, कैंडल के लो पे जो फर्स्ट कैंडल बनी है उसके लो पे हम लोग एसएल रखेंगे। और ट्राई करेंगे कि रिटेस्ट के बाद वाली एंट्री हमारे लिए अच्छी होती है, तो ट्राई करेंगे उस एंट्री के साथ मार्केट में काम करने का। अब यहाँ पे देखना, एंट्री हमें पता चली सेकेंड कैंडल पे, एसएल कैंडल का लो है, टारगेट कितना आएगा? पहले तो देखो, आपके पास अगर 100 क्वांटिटीज है, एक एग्जांपल के लिए स्टॉक्स की 100 क्वांटिटीज है, या आपके पास कॉल या पुट के 2 लॉट्स है, ओके। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप इस रेजिस्टेंस के पास पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लो। पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि 100 में से आप 50% या 60% क्वांटिटी, अगर बाइंग का ट्रेड है तो इस पे निकाल दो। अब यहाँ पे काफी बार ऐसे होता है कि ब्रेकआउट भी काफी बार हो जाता है। तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है और बाद में आपको लग रहा है कि मैंने तो ट्रेड मिस आउट किया, तो आप छोटी सी क्वांटिटी ट्रेलिंग एसएल के साथ रखो। अदरवाइज आपको डर लगता है, फियरफुल हो, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेना। अगर एक लॉट है किसी का या फिर मिनिमम क्वांटिटी है तो तुरंत एग्जिट कर सकते हो जब वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, जब आपने नीचे से सपोर्ट से बाय किया है। वही रेजिस्टेंस से सेल किया तो स्टॉक को आपके नीचे सपोर्ट पे सेल कर दो, क्योंकि सपोर्ट ही आपका टारगेट होगा जब यहां तक मार्केट आ जाएगी। तो जब आप बाय करोगे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस विल बी द योर टारगेट, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। एंड जब आप सेल करोगे तो सपोर्ट विल बी योर टारगेट, जहां पे आप अपने क्वांटिटी को क्लोज कर दोगे। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं आती हूँ थोड़ी से पुराने डेटा पे, आप नया डेटा भी देख सकते हो। एक और पॉइंट हम लोग मिस कर गए, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे इस साइडवेज चैनल का कभी भी ब्रेकआउट होता है, वो दोनों साइड पे हो सकता है, कभी सपोर्ट पे भी हो सकता है, कभी रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है। किसी भी साइड का ब्रेकआउट हो, ट्राई करना कि वो ब्रेकआउट के बाद वो टेस्ट करे, तब आपको यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री मिलेगी। अगर वो ब्रेकआउट से पहले भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, एग्रेसिव ट्रेडर, तो आपको दोनों केसेस में, देखिए, ब्रेकआउट से पहले एंटर करो या ब्रेकआउट के बाद एंटर करो, आपको ये याद रखना है कि जब आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा? देखो, आपका टारगेट रहेगा इस साइडवेज चैनल का रेंज। अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे इसके बाद, ये जितना भी रेंज है, एक एग्जांपल के लिए, कि आपने स्टॉक को 500 पे खरीदा था, किसी स्टॉक को आपने 500 पे खरीदा था और वो चला गया 550, मतलब आपका रेंज है 50 रुपए का। 550 पे उसने एक एग्जांपल के लिए ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया तो वहां से क्या हुआ? स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। 550 से आपको 50 रुपीज का टारगेट लेना है। ये जो रेंज है 500 से लेके 500 से लेके 550 की, यही आपका टारगेट है। मतलब ऊपर कितना जाएगा? ऊपर ये चला जाएगा, ऊपर +50 रुपीज, मतलब 600 तक चला जाएगा। वही अपोजिट सेलिंग के लिए बात करते हैं। अगर आपने सेल ही 550 से किया है, सेलिंग के लिए एक डिफरेंट नंबर चूज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किसी स्टॉक को अगर आपने सेल किया है 200 रुपीज से और वो चला गया है ड्यूरिंग मार्केट अवर्स यहाँ पे 150 तक, तो आपको अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, देखिए, अगर ये ब्रेकडाउन होता है कि 50 रुपीज का आपको नीचे की तरफ टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगेन, एंट्री ट्राई करना रिटेस्ट के बाद करो, क्योंकि जब साइडवेज चैनल बनता है तो उसमें रिटेस्ट ज्यादा मैटर करता है। तो आपका यहाँ पे टारगेट कितना होगा? 100 रुपए का टारगेट होगा आपका। 100 रुपए का टारगेट होगा आपका, 100 रुपए का टारगेट होगा आपका। 100 रुपए का टारगेट होगा आपका, 100 रुपए का टारगेट होगा आपका। 100 रुपए का टारगेट होगा आपका, 100 रुपए का टारगेट होगा आपका। 100 रुपए का टारगेट होगा आपका, 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 100 रुपए
जहां पे आपने 50 रुपए, ये जो रेंज है वो कितनी है, 50 रुपीज की रेंज है। इस रेंज के बाद आपने इसको सेल करना है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पुराना डेटा यूज कर रही हूँ, आप नए डेटा के साथ देख सकते हो। देखिए, ये स्टॉक काफी बार साइडवेज चला गया है। जैसे मैंने कहा, काफी बार एसएल हंटिंग होती है, तो कंफर्मेशंस लेना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे बनी थी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद स्टॉक नीचे आया। हमारी पहली एंट्री बाइंग की यहाँ पे होती थी, और एग्जिट इस लेवल पे हो सकता था। सेकेंडली, जब ये नीचे आया तो अगेन इस मारोपुजो पे एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ पे पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो इस पे आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। थर्ड एंट्री इसने यहाँ पे दे दी, और यहाँ से ऊपर गया। बट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद देखिए, यहाँ पे ऊपर से सारी की सारी सेल की एंट्रीज थी, और नीचे से इसकी बाय की एंट्रीज थी। अब ऐसे हुआ कि एक टाइम आया और इसने ब्रेकआउट दे दिया, बुलिश ब्रेकआउट, जिसके बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। लेकिन आपका ट्रेड सबसे अच्छा तब जाएगा जब वो रिटेस्ट करने आएगा। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद उसी हाई पे जब आता है कोई भी स्टॉक, तो उसे रिटेस्ट कहा जाता है। ये कितना ऊपर गया, देखिए, अगर मैंने ब्रेकआउट की भी एंट्री बिफोर रिटेस्ट भी देखी, तो वो स्टॉक उतने लेवल्स तक गया था ब्रेकआउट के बाद जो उसका टारगेटेड प्राइस था। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें, तो उसके बाद भी उसने काफी अच्छे यहाँ पे मोमेंटम्स दिए हैं। ऐसे आप मल्टीपल चार्ट्स पे देख सकते हो। देखिए, अगेन ये दोबारा यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, लेकिन इस बार रेंज छोटा था और अनइवन था। तो आपको ऐसे केसेस में आपको देखना है कहाँ पे इक्वल हाइट ज्यादा है, वो आपका रेजिस्टेंस होगा, और कहाँ पे इक्वल लो ज्यादा है वो आपका सपोर्ट होगा। अगेन ट्रेड आपका तभी बनेगा जब आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक तो तुरंत एंट्री ले सकते हो, या फिर टेस्ट वाली एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिली है। हमारा मिनिमम टारगेट ये था जो पहली ही लेवल्स पे आ चुका था। तो ये याद रखना, जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो वॉल्यूम्स भी देखना जरूरी होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं। जब ब्रेकआउट हो रहा था तो वॉल्यूम्स क्या बन रहे थे नीचे, तो आप वॉल्यूम्स के साथ इसको देख सकते हो। रेजिस्टेंस ले रहा था, तो क्या वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहे थे। ब्रेकआउट जब हुआ तो क्या वहां पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम थे। तो वैसे वाले ब्रेकआउट ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अगर आपको उसको वॉल्यूम के साथ देखना आ गया। देखिए, यहाँ पे भी जब रिटेस्ट हुआ तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस भी ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम भी ऊपर जा रही थी। यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे थे। जब रेंज के अंदर थे तो थोड़े से वॉल्यूम कम थे, तो ज्यादा टाइम तक ये रेंज बाउंड नहीं रह पाया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक